हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्लास 12th है और चैप्टर का जो नाम है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज। तो इस चैप्टर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जितना ये वाला चैप्टर आज हम डिस्कस करवाएंगे उतना करेंगे और आगे का जो चैप्टर जो शेष बचता है वो अगले पार्ट के अंदर करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं इस चैप्टर के अंदर। मेरा नाम संजू कुमार और आपका फिजिक्स कोचिंग क्लासेस के अंदर बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि कोई बच्चा 11th क्लास में जितना पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उससे इस वाले चैप्टर में इसका कोई लेना देना नहीं है, तो आप इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अपने माइंड सेट के अंदर t बराबर 0 सेट कीजिए। यानी कि हमें 12th क्लास पढ़ने के लिए अब 0 से शुरुआत करेंगे और 0 से शुरू करते हुए हम हीरो बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये वाला चैप्टर जो आपको पढ़ा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज होता क्या है। देखो, ये वास्तव में एक फिजिक्स की ब्रांच से लिया गया है और उस ब्रांच को कहा जाता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। देखो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को हम 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और तीसरी जो होती है इसकी ब्रांच वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये वाला वास्तव में जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट। क्यों, कैसे? देखो, इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज से रिलेटेड, स्टैटिक्स वह चार्ज क्या है, स्टैटिक्स। यानी कि जिस ब्रांच के अंदर हम चार्ज को स्टैटिक माने, यानी कि चार्ज की जो स्पीड है, चार्ज कैसा हो, चार्ज स्टैटिक हो, यानी कि चार्ज की जो वेलोसिटी कितनी हो, 0 हो। यदि चार्ज की स्पीड 0 हो तो उस ब्रांच के अंदर जो जिससे रिलेटेड अपन फिजिक्स पढ़ेंगे वो कौन सी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी। ठीक है, और यदि चार्ज मूविंग कर रहा हो, चार्ज कैसा हो, चार्ज मूव कर रहा हो तब वो वाली ब्रांच क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाएगी। इस वाले पार्ट के अंदर यदि कोई चार्ज है और वो स्टैटिक है, यानी कि चार्ज मूव नहीं कर रहा है, वो अपनी जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में यदि अगर बना रहे तो उस चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा। उसकी वजह से और क्या फिनोमिना या जो घटनाएं होंगी वो इस चीज के अंदर स्टडी करेंगे। और वास्तव में ये जो अपने वाले जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही एक पार्ट है। दूसरे वाले जो ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसके अंदर चार्ज मूव करता है और यदि चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में वह मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। यदि चार्ज मूव करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। यहां पे इस चीज का ध्यान रखना, चार्ज मूव तो करता है पर वो किस स्पीड से करता है, कांस्टेंट स्पीड से करता है, कांस्टेंट स्पीड से। अगर कांस्टेंट स्पीड से चार्ज मूव करे तो वास्तव में उस चार्ज का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर भी चार्ज मूव तो करता है, चार्ज क्या करता है, मूव तो करता है, गति तो करता है, पर वो किस स्पीड से, यहां पर जो उसकी स्पीड है वो कैसी होती है, वो वेरिएबल होती है, घटती बढ़ती, ज्यादा ऐसे घटती या बढ़ती रहती है। ठीक है, अगर चार्ज या स्पीड वेरिएबल है तो हम लोगों को ये पता है वहां पे एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 होता है। वहां पे जो त्वरण या एक्सेलरेशन होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है और नॉट इक्वल टू 0 होता है तो वहां इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक वेव एक दूसरे, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक जो वेव होती हैं वो एक दूसरे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे की क्या होता है, परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, ऐसे होती हैं। ठीक है, तो यहां हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर अपने जो फिजिक्स के 3-4 जो चैप्टर है स्टार्टिंग के वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट से लिए गए हैं। तो दोस्तों चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस पढ़ रहे हैं उसकी शुरुआत करते हैं चार्ज से। और चार्ज कैसा होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो मेन थिंग आ रही है, जो मेन ऑब्जेक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, चार्ज।
इसलिए चार्ज की स्टडी करना जरूरी है। तो वास्तव में चार्ज होता क्या है, देखो मैं चार्ज के बारे में अगर आपको बताऊं तो चार्ज होता क्या है। देखो चार्ज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, चार्ज इस चैप्टर के अंदर हम अभी दो तीन इन टॉपिक का ही अभी पढ़ेंगे, उसके बाद में अगले वाले सेशन के अंदर पढ़ेंगे चार्ज। चार्ज क्या होता है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या होती है, चार्ज। एक चार्ज की, जैसे हम लोगों को पता है कि प्रत्येक जो बॉडी होती है, एवरी बॉडी होती है, प्रत्येक वस्तु जो होती है उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, वैसे ही उसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज होता है, ठीक है। वो चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है, वो चार्ज क्या होता है, एक इंट्रिंसिक होती है। इसको चार्ज को न तो हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं न इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि वास्तव में इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो यह आता कहां से है, देखो कहानी अलग है। हम इस चैप्टर के अंदर कहानियां भी दे रखी हैं कि किसी चीजों को रगड़ेंगे, जैसे कैट की स्किन है या सिल्क का जो क्लॉथ है उनको आपस में रगड़ेंगे, या जो ग्लास की रोड है, वो चीज अलग है। हम कहानी में नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्ट फैक्ट की बात कर रहे हैं। देखो चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, और लेकिन चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की, और चार्ज की कितने टाइप्स होते हैं, तो चार्ज के देखो दो टाइप्स होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अभी पॉजिटिव नेगेटिव आते क्या हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को एटम के बारे में या उसके न्यूक्लियस के बारे में पता होना चाहिए। देखो हम लोगों को ये पता है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन ऑलवेज ये कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। जबकि न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसलिए न्यूक्लियस को ऑलवेज हम पॉजिटिव मानते हैं। इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं, एक्सटर्नल सेल्स होते हैं या ऑर्बिट होती हैं, ठीक है। इन ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, जिस चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब देखो चार्ज आता क्या है। जब अगर हम किसी एटम की बात करें, किसी भी एटम की बात करें, तो वास्तव में एटम एज ए नेचुरली वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यदि उससे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी बॉडी में चले जाएंगे, तो हम लोगों को पता है यहां पे इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी बॉडी में चले जाएंगे तो वो यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो यहां पे किसका ज्यादा प्रबल शक्तिशाली हो जाएगा, तो देखो यहां पे प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे। प्रोटॉन ज्यादा का मतलब यह है कि उसकी पावर ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। हम लोगों को पता है हम लोगों को यह पता है कि कोई भी जो एटम होता है वो न्यूट्रल क्यों होता है, न्यूट्रल होने की उसके पीछे उसके पीछे रीजन क्या है। देखो न्यूट्रल कैसे होता है कि किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जितने प्रोटॉन और इतने इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो क्या होता है, एक तरह से न्यूट्रल होता है। अब यदि इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी बॉडी में चले जाएं तो हम लोगों को पता है वहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेज है उसकी पावर ज्यादा हो जाएगी। अपन ऐसे कह सकते हैं कि वो वाला चार्ज है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और यदि वो किसी दूसरी बॉडी से इलेक्ट्रॉन लेता है, एक्सेप्ट करता है, तो हम लोगों को पता है वो पहले से वो न्यूट्रल है, और यदि वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसके अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर ज्यादा हो जाती है तो उसके अंदर वो वाला जो एटम होता है वो क्या हो जाता है, वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो हम ये चीज जान गए हैं कि चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं। चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। लेकिन साथ में एक चीज हमें ये और ध्यान रखनी पड़ेगी कि वास्तव में चार्ज जैसे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है क्या, वैसे ही मास भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है क्या, या अगर किसी वस्तु का या किसी ऑब्जेक्ट का अगर चार्ज है तो क्या उसका द्रव्यमान होगा, या अपन ऐसे कहें कि जिस वस्तु का द्रव्यमान है तो क्या उसका कुछ चार्ज भी होगा। तो इस चीज के बारे में हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, मैं आपको बता दूं, देखो
ध्यान रखना, हम चार्ज और मास के एक दोनों को डिफरेंस अलग अलग इनकी स्टडी करते हैं। चार्ज जो होता है ना, चार्ज कम्स फ्रॉम मास। चार्ज केवल मास से ही आएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास है तो उसके ऊपर तो वहां पे चार्ज आ सकता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान हो तो उस वस्तु के ऊपर चार्ज हो या ना हो, ये कोई जरूरी नहीं है। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है, पर ये जरूरी है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है तो उसका 100% मास कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास है तो उसके ऊपर चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन जिस वस्तु के ऊपर चार्ज है उसके ऊपर हमेशा ही उसका कुछ ना कुछ मास जरूर होगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पे चार्ज होते हैं, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक तो नेगेटिव एक पॉजिटिव, जबकि मास जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, और ये भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मास होगा उस वस्तु के ऊपर चार्ज हो सकता है, लेकिन जिस वस्तु के ऊपर मास जिस वस्तु का होगा उस वस्तु के ऊपर चार्ज हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। वो डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन के ऊपर, उसकी कंडीशन के ऊपर, या उस मटेरियल के ऊपर, ठीक है। लेकिन जिस वस्तु के ऊपर चार्ज होगा उसका मास जरूर होगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, यहां पे चार्ज भी कंजर्व्ड रहता है, चार्ज भी क्या होता है, कंजर्व्ड रहता है, जबकि मास भी क्या होता है, कंजर्व्ड रहता है, मास भी कंजर्व रहता है। एक चीज का और ध्यान रखना, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे द्रव्यमान जो मास होता है वो भी बढ़ता रहता है। m = m0 1 माइनस का v² का अंडर रूट, जबकि जो चार्ज होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होता है, ठीक है। जैसे हम तेज दौड़ेंगे वैसे वैसे हम लोगों का मास बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन चार्ज चाहे दौड़ो चाहे रुको कुछ भी हो, चार्ज स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। चार्ज जितना है जिस बॉडी के ऊपर चार्ज उतना ही रहेगा, ठीक है। वैसे ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये रिलेटिविटी थ्योरी के अंदर आता है, ये ज्यादा यहाँ पे आपको उलझने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जैसे जैसे अगर देखो ये वाला रेस्ट मास है, ये m0 है रेस्ट मास का मतलब है अगर बॉडी रेस्ट के अंदर है तब उसका मास कुछ अलग होता है, जबकि अगर वही बॉडी कुछ v वेलोसिटी से अगर चलती है, ठीक है, वो मूव कर रही है, तो उसका जो मास होता है m वो बढ़ता जाता है, रेस्ट मास से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हम पढ़ रहे हैं, ये हम डिफरेंस समझ गए थोड़ा कि चार्ज और मास के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब चार्ज के बारे में हम पढ़ लिए, चार्ज पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, मास के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, थोड़ा बेसिक पढ़ लिया, ठीक है, क्योंकि ये वाला थोड़ा चैप्टर है यहाँ पे शुरू तक ये थोड़ा बेसिक सा ही है, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस पढ़ रहे हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, ठीक है। तो देखो चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने के लिए हम ये देखते हैं कि चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। देखो प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज, देखो प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज, पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्जेज, एडिटिविटी ऑफ चार्जेज। दूसरे की प्रॉपर्टी पढ़े तो जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज, ठीक है। तीसरी अगर प्रॉपर्टी पढ़ें तो वो होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज, और एक चौथी प्रॉपर्टी अगर हम पढ़ लें, वैसे मैंने बताया है कि चार्ज वेलोसिटी की, चार्ज खुद की स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वही चीज पढ़ेंगे यहाँ पे, इनवेरियंस ऑफ चार्जेज, इनवेरियंस ऑफ चार्जेज। देखो इसके अंदर इन चार प्रॉपर्टी के अंदर हम पढ़ रहेंगे, बहुत ही शॉर्टकट और इजी तरीके से पढ़ेंगे। देखो एडिटिविटी ऑफ चार्जेज, यानी कि चार्ज जुड़ते कैसे हैं। देखो मान लीजिए कोई सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, तीसरा चार्ज Q3 है।
इस सिस्टम के अंदर -Q1 Q2 Q3 चार्जेज है। अगर मैं इस सिस्टम का टोटल चार्ज आप लोगों से पूछूं, टोटल चार्ज, तो आप लोग ये कह सकते हैं कि इसका टोटल चार्ज कितना होगा। देखो टोटल चार्ज होता है वो एल्जेब्रिक सम ऑफ कंटेंस चार्जेस होता है। ये सिस्टम कितने चार्ज को कंटेन कर रही है उन सभी चार्जेस का जो सम होगा वो टोटल चार्ज होगा। और यही जो रूल है वो क्या कहलाता है, या यही जो प्रॉपर्टी है चार्ज की वो क्या कहलाती है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। यानी कि टोटल चार्ज Q ले लेते हैं अपन, और टोटल चार्ज ऑफ Q इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस का Q1 प्लस Q2 और प्लस का Q3। ठीक है, ये टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम हो गया। ठीक है, ये सिस्टम कितने चार्ज कंटेन करता है उन कंटेंट चार्जेस का एल्जेब्रिक सम इज इक्वल्स टू द टोटल चार्जेस। ठीक है, तो टोटल चार्जेस इक्वल्स टू माइनस का Q1 प्लस का Q2 प्लस का Q3। इट्स कॉल्ड ए एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ठीक है, अगले अगर पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को मैं ऐसे कह सकते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि चार्जेस या चार्ज neither be created nor be destroyed it only can be transferred, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज को न तो क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, नॉर बी डेस्ट्रॉयड, और न ही इसको नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है केवल, इट ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट से दूसरी या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होता है कि ट्रांसफर होता है। इट्स कॉल्ड भी क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, हम चार्ज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, चार्ज ट्रांसफर होता है। जैसे मान लो ये वाला मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं चार्ज करना है मुझे, तो इसको इसमें चार्ज प्रोड्यूस नहीं करूंगा, चार्ज किसी दूसरी बॉडी से इसको इसमें ट्रांसफर करके लाऊंगा। जैसे मान लो रब करूंगा, मैं इसके अंदर पढ़ाऊंगा आपको वे टू चार्जेस के अंदर कि इसको चार्ज कैसे करेंगे। प्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो ट्रांसफर लाएंगे, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, या तो ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी बॉडी को देगा या किसी दूसरी बॉडी से इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस हो गया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है, देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के अगर बारे में हम लोग पढ़ें तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस होता है, एक तो तुम लोगों को ये पता होना चाहिए क्वांटाइजेशन ही क्या होता है। क्वांटाइजेशन चार्जेस बात की बात है, क्वांटाइजेशन का मतलब ही क्या होता है। देखो क्वांटाइजेशन की अगर हम बात करें, देखो क्वांटाइजेशन की अगर बात करें, क्वांटाइजेशन का अगर सिंपली उसका अगर आपको अर्थ मीनिंग बताऊं तो वो होता है फिक्स्ड अमाउंट। अब देखो फिक्स्ड अमाउंट का मतलब, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का मतलब चार्ज किसी फिक्स्ड अमाउंट में ही या तो किसी बॉडी के ऊपर आता है या फिर जाता है, या कि वो ट्रांसफर केवल फिक्स्ड अमाउंट में होता है। ऐसे नहीं कि किसी बॉडी के ऊपर एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है। ठीक है, इससे 1.5 है चार्ज इसके ऊपर 1.5 चार्ज है, इसके ऊपर आधा चार्ज है, ऐसे नहीं होगा भाई। ठीक है, वो फिक्स्ड अमाउंट में होगा। फिक्स्ड अमाउंट कितना, जितना चार्ज इंडिपेंडेंटली अवेलेबल है, एग्जिस्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब यह है कि चार्ज जो होता है किसी बॉडी के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो इंटीजर फॉर्म के अंदर होता है, यानी कि Q इक्वल्स टू प्लस माइनस का ME, यानी कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होगा इलेक्ट्रॉन की चार्ज के अंदर। ठीक है, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस का ME। ठीक है, एक चीज को ये ध्यान रखना, यहां जो E जो होता है, यहां जो इलेक्ट्रॉन वो होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट जो चार्जेज होता है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही होता है, इलेक्ट्रॉन ही होता है। ठीक है, देखो मैं इंडिपेंडेंट चार्ज की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इंडिपेंडेंट चार्ज होता है इन नेचर, एग्जिस्ट करता है, जबकि और इस ठीक है इंडिपेंडेंट
स्मॉलेस्ट चार्ज, इंडिपेंडेंट स्मॉलेस्ट चार्ज इन द नेचर। वैसे स्मॉलेस्ट चार्ज बहुत सारे होते हैं। स्मॉलेस्ट अगर चार्ज की बात करें, स्मॉलेस्ट चार्ज की अगर बात करें तो बहुत सारे होते हैं। एंटी न्यूट्रॉन होते हैं, क्वार्क्स होते हैं, क्वार्क क्या होते हैं, Q/3, 2Q/3। पर ये वास्तव में ये जो स्मॉलेस्ट चार्जेज होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। केवल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, केवल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इंडिपेंडेंटली, और स्मॉलेस्ट चार्ज क्या कहता है, एग्जिस्ट करता है। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। इनवेरियंस ऑफ चार्जेस के अंदर अगर मैं आगे बताऊं, इनवेरियंस ऑफ चार्जेस क्या होता है कि इनवेरियंस ऑफ चार्जेस के अंदर जो चार्ज होता है Q, वो डज नॉट, अपन ऐसे कह सकते हैं कि चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड, वो स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। दैट इज कॉल्ड इनवेरियंस ऑफ चार्ज। चाहे स्पीड कम हो, ज्यादा हो, बढ़ाएं, कुछ भी करें, उसकी चार्ज के ऊपर, उस जिस बॉडी का जितना चार्ज है उस चार्ज के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इनवेरियंस होता है, वो वेरी नहीं करता है। ठीक है, वो इनवेरियंस ऑफ